ऑडियो 8 गति एवं परिवर्तन एक सनातन प्रक्रिया। परिवर्तन के अतिरिक्त संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। किसी विचारक के इस कथन की सत्यता को सर्वत्र परखा जा सकता है। हर क्षण संसार बदल रहा है, स्थिरता कहीं भी नहीं है। जिन्हें हम स्थिर मानते हैं वे भी तीव्र गति से हलचल कर रहे हैं। नेत्रों का भ्रम उस गति को देखने में अवरोध खड़ा करता है। पैरों के नीचे पड़े मिट्टी के कण गतिहीन प्रतीत होते हैं, पर उनके सूक्ष्मतम घटकों को देखा जा सके तो प्रतीत होगा कि उनमें भी अत्यंत तीव्र हलचल हो रही है। गति से रहित शरीर के आंतरिक संस्थानों के क्रियाकलाप कभी रुकते नहीं। हर क्षण लाखों कोशिकाएं मरती तथा लाखों नई पैदा होकर उनका स्थान ले लेती हैं। प्रत्यक्ष नेत्रों को यह कहाँ दिखाई पड़ता है। गति एवं परिवर्तनों का मात्र स्थूल पक्ष ही नेत्रों को दिखाई पड़ता है अथवा अनुभव में आता है। अधिक सूक्ष्म परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते, पर इससे उस सच्चाई पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता कि सृष्टि के हर छोटे बड़े घटक गतिशील हैं तथा उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। वस्तुतः सृष्टि में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब गतिशील हैं। जड़ चेतन सभी गतिवान हैं। जिन्हें हम स्थिर और जड़ मानते हैं उनके भीतर भी स्थिरता नहीं है। विद्यमान अणु और परमाणु एक निर्धारित कक्षा एवं गति वेग से परिभ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य अपने सौरमंडल के सदस्यों सहित महासूर्य अति सूर्य की परिक्रमा करने दौड़ा चला जा रहा है। इस क्रम का अंत नहीं है। लगती तो पृथ्वी भी स्थिर ही है, पर वस्तुतः वह प्रचंड वेग से अपनी ही कक्षा पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है। स्थिरता भीतर भी नहीं है। शरीर के भीतरी अवयव एक स्वसंचालित प्रक्रिया द्वारा अपने अपने कार्यों में मुस्तैदी से जुटे हैं। हृदय का आकुंचन प्रकुंचन सदा चलता रहता है। रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह सदा जारी है। पाचन तंत्र खाद्य पदार्थों को पचाने ऊर्जा में परिवर्तित करने में लगा रहता है। इसमें थोड़ा भी व्यतिक्रम होने पर विभिन्न प्रकार की विकृतियां रोगों के रूप में उठ खड़ी होती हैं। फेफड़े अपना कार्य करते हैं, श्वास तंत्र अपना। बाहर से देखने पर तो सब शांत एवं स्थिर मालूम पड़ता है, पर जीव शास्त्री जानते हैं कि भीतरी अवयव यदि विश्राम करने लगें, अपना काम करना बंद कर दें, तो शरीर को जीवित रखना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। स्थिरता जड़ समझी जाने वाली वस्तुओं में भी नहीं है। वस्तुओं के परमाणु के भीतर प्रचंड वेग से हलचल हो रही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि कण केंद्रक के भीतर बाहर तीव्र गति से निश्चित कक्षा में दौड़े चले जा रहे हैं। उनमें से एक भी बागी होकर अपना काम बंद कर दे तो पदार्थ सत्ता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। पिंड हो या ब्रह्मांड, जड़ हो या चेतन, हलचल सब में हो रही है। गतिशील सभी हैं। हमारी पृथ्वी जैसी हमें आज दिखाई देती है कभी ऐसी न थी। सतत परिवर्तन की परिणति स्वरूप ही इसका वर्तमान स्वरूप बना है। प्राप्त शिलालेखों एवं पुस्तकों के आधार पर इतिहास वेत्ताओं ने गवेषणा की है कि पृथ्वी पर सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास का आरंभ 5 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि पृथ्वी की परतों के नीचे प्राणियों एवं वनस्पतियों के अश्मीभूत अवशेषों फॉसिल्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी का इतिहास 52 करोड़ वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। हिमालय से प्राप्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के अवशेष यह बताते हैं कि यह सारा प्रदेश पहले समुद्र में डूबा हुआ था, अर्थात आज जहां हिमालय के विशालकाय शिखर एवं चोटियां दिखाई पड़ रहे हैं, संभवतः वहां समुद्र रहा होगा। भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 टापुओं को छोड़कर संपूर्ण यूरोप खंड समुद्र से आच्छादित था। एशिया का रूसी भूभाग, इंडोनेशिया, दक्षिण अरब, दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी एवं पूर्वी किनारे को छोड़कर संपूर्ण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समुद्र के तल में समाये थे। चीन का कुछ हिस्सा पूर्व साइबेरिया से होकर अमेरिका के पश्चिमी भाग से जुड़ा था। विशेषज्ञ पृथ्वी के भूभाग पर होते रहने वाले परिवर्तनों के अनेक कारण बताते हैं, जैसे भूकंपों, ज्वालामुखियों का आतंक, समुद्री उथल पुथल आदि।
जल की जगह थल और थल के स्थान पर जल का नृत्य सतत चलता रहता है। इस परिवर्तन क्रम में हिमयुगों की भी असाधारण भूमिका रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आ चुका है। मानव जाति इस समय चौथे हिमयुग की निकटवर्ती अवधि में रह रही है। सारे परिवर्तन यह बताते हैं कि पृथ्वी इन सबसे भली भांति अभ्यस्त है। वास्तव में देखा जाए तो इस भूखंड पर दृश्यमान गति ही जीवन और अगति ही मृत्यु का प्रतीक है। सृष्टि में सुसंचालन, सुव्यवस्था एवं अस्तित्व बने रहने के लिए गति आवश्यक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी नहीं, उसके पिंड टुकड़े भी चल रहे हैं। वे अनेकों बार पृथ्वी से अलग हुए, अनेकों बार जुड़े। 7 महाद्वीपों में पृथ्वी का विभाजित होना टुकड़ों के गतिशील होने का ही परिचायक है। नवीन शोधों के अनुसार ये महाद्वीप भी अपने स्थानों से खिसक रहे तथा स्थान बदल रहे हैं। पृथ्वी के विभिन्न भूभागों की गति का अध्ययन करने वाले विज्ञान की इस शाखा का नाम ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स है। यह भी पता लगा है कि पृथ्वी पूर्णतया ठोस नहीं है। इसके केंद्र में अतिशय गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसकी सतह पर 65 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक की मोटी परत के 10 टुकड़े तैरते रहते हैं। इस शाखा में अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 20 करोड़ वर्ष पहले ये 10 टुकड़े आपस में मिले हुए थे तथा एक ही महाद्वीप था। गति के कारण कालांतर में 7 द्वीप में विभाजित हो गया। यह महाद्वीप भी स्थिर नहीं है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष ये विभिन्न दिशाओं में खिसकते जा रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर दूर होते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक स्थानों पर आने वाले भूकंपों का एक कारण यह भी बताया जाता है कि कभी-कभी तैरती हुई पृथ्वी की 2 परतें आपस में टकरा जाती हैं। फलस्वरूप हलचल होती तथा घर्षण के कारण कई बार लावा निकलता तथा नए पहाड़ तक बन जाते हैं। अमेरिका की ईस्ट एंजिलिया यूनिवर्सिटी के भूगर्भ वैज्ञानिक एफ गेबिने एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डी.एच. मैथ्यू ने सन 1963 में अपने अनुसंधानों के उपरांत घोषणा की कि पृथ्वी के ध्रुव खिसककर अपना स्थान बदलते जा रहे हैं। पिछली बार ध्रुवों को स्थान बदले 7 लाख वर्ष हो गए। इस तथ्य की जानकारी समुद्र की तलहटी की मिट्टी की रेडियो एक्टिविटी द्वारा मिली है। अमेरिका में तो 5 संस्थान इस अनुसंधान कार्य में लगे हैं, जिनमें स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिनोग्राफी प्रमुख है। शोध कार्य के लिए संस्था ने एक विशेष प्रकार का ग्लैमर चैलेंजर नामक जहाज का निर्माण किया है। इस जहाज द्वारा पिछले कुछ वर्षों में समुद्र की तलहटी में 300 से भी अधिक छिद्र मिले हैं। छिद्रों की गहराई 1000 मीटर से भी अधिक है। इनके भीतर से निकाली गई मिट्टी 16 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता रॉबर्ट जीन और जॉन हॉल्डन का कहना है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व जापान उत्तरी ध्रुव के पास था और भारत दक्षिणी ध्रुव के पास। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत दक्षिणी ध्रुव से अलग हुए और क्रमशः खिसकते हुए आज की स्थिति में आ गए। यह प्रक्रिया 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई, जिसमें सर्वाधिक यात्रा भारत के भूभाग ने 8800 मील की तय की है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि निकट भविष्य में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तथा पनामा और मध्य अमेरिका उत्तर की ओर। पृथ्वी के भीतरी खंडों के खिसकने गति करने के कारण हिमालय पर्वत और ऊंचा उठेगा तथा भारत का भूभाग पूर्व की ओर बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर बढ़ता हुआ एशिया के भूभाग से मिल जाएगा। भूमध्य सागर पर नए द्वीप उभरने की संभावना भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे अफ्रीका और यूरोप निकट आते जाएंगे, भूमध्य सागर का अस्तित्व क्रमशः मिटता जाएगा। यह तो भविष्य की चर्चा हुई। वैज्ञानिक भूतकाल के बारे में भी काफी कुछ जानकारी रखते हैं। पृथ्वी के आविर्भाव से अब तक की स्थितियों का विश्लेषण कर सकने में वे इसी कारण समर्थ भी हुए हैं। पृथ्वी के स्वरूप एवं इतिहास की जानकारी प्राप्त करने वाले भौतिकीविदों का मत है कि आज की तुलना में पृथ्वी की स्थिति पहले भिन्न थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में संकुचन और प्रवाह के 2 सिद्धांत प्रमुख हैं। संकुचन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी आरंभ में बहुत गर्म थी,
फिर धीरे धीरे ठंडी होकर संकुचित हुई। इस संकुचन के फलस्वरूप महाद्वीपों का विस्थापन शुरू हुआ। इन विशेषज्ञों का अभिमत है कि किसी प्रागैतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो बाद में अलग अलग हो गए। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट एस दिएज तथा डॉक्टर सी होल्डेन ने महाद्वीपों के तैरने की गति, उनके फिसलने की दिशा, उनकी वर्तमान स्थिति, समुद्र गर्भीय पर्वत श्रेणियों का विस्तार, चुंबकीय जल क्षेत्रों की प्राचीन दिशाएं तथा भूगर्भीय संरचना में समानताएं आदि तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अब से 25 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व पर्मियन युग में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, साथ में विभक्त न थे। मात्र एक महाद्वीप था, उसे तब पेंजिया कहा जाता था। उस समय दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से सटा हुआ था और अमेरिका का पूर्वी समुद्री तट उत्तरी अफ्रीका के भूखंड से चिपका हुआ था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंटार्कटिका का एक भाग था तथा भारत दक्षिण अफ्रीका एवं अंटार्कटिका के बीच दबा हुआ था। होल्डेन के अनुसार यह महाद्वीप एक किनारे पर 60 अंश पश्चिम के देशांतर से 120 अंश पूर्व देशांतर का अवस्थित था। उस समय तक पृथ्वी की आयु 4.5 करोड़ वर्ष हो चुकी थी। छोटे छोटे पौधे तथा जीव जंतु अस्तित्व में आ चुके थे। पेंजिया महाद्वीप 50 लाख वर्ष बाद ही कई खंडों में विभाजित होने लगा। पहले वह 2 भागों में बटा, उत्तरी और दक्षिणी उपखंडों में, जो क्रमशः लारेशिया और गोंडवाना नाम से प्रख्यात हुए। लारेशिया में उत्तरी अमेरिका तथा एशिया सम्मिलित थे तथा गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व वे दोनों विशाल भूभाग भी छोटे उपखंडों में विभाजित हो गए तथा 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व से महाद्वीप धीरे धीरे फिसलते हुए एक दूसरे से अलग होते गए और अंततः आज की स्थिति में आ पहुंचे। दोनों भूभौतिकी विदों का मत है कि महाद्वीपों तथा महासागरों की स्थिति ठीक वैसी है जैसे पुरानी जमी हुई बर्फ पर नई बर्फ की परत का जमना। जब गर्मी पड़ती है तो नई बर्फ की परत थोड़ी पिघलती है और पुरानी बर्फ की सतह पर फिसलने लगती है, जबकि पुरानी बर्फ की परत पहले की भांति जमी रहती है। हमारी पृथ्वी के महाद्वीप तथा महासागर लगभग 80 किलोमीटर या उससे भी अधिक मोटे एक ठोस पदार्थ की परत पर अवस्थित थे। ठोस पदार्थ की वह परत लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है एवं पृथ्वी के गर्भ में तैरती अथवा फिसलती है तथा महाद्वीपों महासागरों के फिसलने का कारण बनती है। महाद्वीपों की गति एवं स्थानांतरण से नए द्वीप एवं पर्वत भी बनते मिटते रहते हैं। अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर जॉन एफ वर्ड तथा जॉन एफ डेवी के अनुसार फिसलन की प्रक्रिया में भारत उपमहाद्वीप का भूखंड एशिया महाद्वीप के भूखंड से टकराया तो एक गहरी खाई बन गई। दोनों भूखंड एक दूसरे को दबाते रहे और उनके किनारे क्रमशः नीचे की ओर धंसते गए। ऊपर का पदार्थ नीचे गर्भ क्रोड की तरफ चलता गया। अंततः जब दोनों टकराए तब उनका अपेक्षाकृत हल्का पदार्थ मुख्य भूखंड से अलग होकर ऊपर उठ गया और उसने बाद में हिमालय पर्वत जैसा आकार ग्रहण कर लिया। पर्वतों के निर्माण की यही प्राकृतिक विधि है। बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान लखनऊ के पुरावनस्पति शास्त्री डॉक्टर R.J. लखनपाल एवं उनके सहयोगी डॉक्टर S. गुलेरिया ने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला है कि भारत के उत्तरी सिरे पर बिना पेड़ पौधे व भीषण ठंड वाले क्षेत्र लद्दाख की जलवायु पहले गर्म शीतोष्ण हुआ करती थी। यह लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। लद्दाख के कुछ हिस्से से मिले हिमालयी पाम व गुलाब की प्रजाति के जीवाशेषों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने उपरोक्त निष्कर्ष निकाले हैं। खोज में यह बात भी सामने आई है कि पिछले 1.5 करोड़ वर्षों में हिमालय की ऊंचाई 3000 मीटर बढ़ गई है। प्रख्यात वैज्ञानिक टेलर ने सन 1910 में बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के फलस्वरूप महाद्वीपों का विस्थापन 2 दिशाओं में हुआ। एक दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा अफ्रीका से पश्चिम की ओर। पहले प्रकार के विस्थापन से अल्पस
हिमालय, काकेशस आदि पर्वत बने तथा दूसरे प्रकार से रॉकी एंडीज बन गए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेकेट महोदय ने लगातार कई वर्षों के ध्रुवों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि महाद्वीपीय विस्थापना की प्रक्रिया चलती रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि भूचुंबकत्व की दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है। अनेकों बार पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी उत्तरी में बदलते हैं। जब ध्रुव बदलते हैं तो संसार की अन्य भौगोलिक परिस्थितियों में भी विशेष अंतर आता है। ब्लेकेट महोदय का मत है कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप व भारत निरंतर उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। 30 करोड़ वर्ष पूर्व पेरिस भूमध्य रेखा पर था और यूरोप उसके समीप था। द्वीपों के खिसकने की दिशाओं में भी समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। सन 1960 में डॉक्टर हैरी हेस ने महाद्वीपों के खिसकने के एक नए हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जन्म दिया। उनका कहना था कि महाद्वीपों के खिसकने का कारण है पृथ्वी में रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति। उनसे ही अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है जो संवहन धाराओं को जन्म देती है। ये संवहन धाराएं अपने प्रवाह में महाद्वीपों की स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। सोवियत विज्ञान अकादमी के भूभौतिकी संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिक विगत 25 वर्षों से पामीर की पीटर प्रथम तथा कारातेगिस की पर्वतमालाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उनका मत है कि 25 साल में ये पर्वतमालाएं एक दूसरे से आधा मीटर और पास खिसक आई हैं। कौन महाद्वीप कब किधर खिसक जाएगा, इसकी सुनिश्चित भविष्यवाणी कर सकना तो असंभव है, पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की विभिन्नता के आधार पर भू भौतिकविदों के एक दल ने संभावना व्यक्त की है कि निकट भविष्य में महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन अग्र प्रकार होंगे। अफ्रीका उत्तर की ओर खिसकेगा तथा यूरोप के निकट हो जाएगा तथा भूमध्य सागर या तो बहुत छोटा हो जाएगा अथवा विलुप्त हो जाएगा। लॉस एंजल्स सहित कैलिफोर्निया का कुछ भाग उत्तर की ओर खिसकेगा तथा उत्तरी अमेरिका से अलग हो जाएगा। भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। इस प्रक्रिया से एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों प्रांत हिमालय के नीचे होंगे। जर्मनी के ज्वालामुखी विशेषज्ञ हेरन ताजिफ का कहना है कि अफ्रीका के इथियोपिया राष्ट्र का कुछ अंश लाल सागर में डूब जाएगा, जिससे इसके बाद एक नया सागर बन जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित कैरेबियन सागर में नए छोटे छोटे स्थल खंड द्वीप बन जाएंगे, जैसे कि अभी उसके आसपास सेंट लूसिया, जमाइका, प्यूर्टोरिको, डोमिनिका आदि अनेक द्वीप हैं। इस प्रकार अनुमानतः सभी महाद्वीप 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से खिसक रहे हैं। गति एवं परिवर्तन का यह क्रम पिंड एवं ब्रह्मांड में सर्वत्र ही चल रहा है। कितने ही जीव नित्य पैदा होते और कितने ही मरते हैं, कितने ही पदार्थ विखंडित होते और कितने ही जुड़ते हैं। परिवर्तन की यह श्रृंखला पृथ्वी ही नहीं सारी सृष्टि में चलती रहती है। तारों, ग्रह उपग्रहों में भी कितने ही अपना स्थान बदलते, टूटकर नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि उन सभी की जानकारी मनुष्य को हो। अभी तो कितने ही ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी तक नहीं मिल पाई है। उनके स्वरूप एवं होने वाले परिवर्तनों की जानकारी तो दूसरी बात है। भौतिकी यंत्रों की पकड़ में आने वाली संरचनाओं की, ग्रह नक्षत्रों की ही जानकारी वैज्ञानिकों को मिल सकी है। गति एवं परिवर्तन की स्वसंचालित प्रक्रिया में बनी इस सृष्टि की अनेक गतिविधियां अब भी रहस्यमय बनी हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड से पृथ्वी एवं भूगर्भ तक सभी परिवर्तन प्रक्रिया से प्रभावित होकर देखे जा सकते हैं। परिवर्तन के नियमों से मनुष्य भी बंधा है। एक हालत में न तो मनुष्य की शारीरिक स्थिति रहती है और न ही प्रकृति की। जन्मा हुआ शिशु नित्य नए दौर से गुजरता तथा विकास की एक निश्चित मंजिल नित्य पूरी करता है। किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि से गुजरता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर में हुए परिवर्तनों के अनुरूप
उसे अपनी मन स्थिति में भी परिवर्तन करना पड़ता है। जो मन स्थिति बचपन की होती है वह युवा वय में नहीं होती। वृद्धावस्था में मन की प्रकृति बदल जाती है। गति एवं परिवर्तन सृष्टि की अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके चक्र में सभी जड़ चेतन बंधे हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को अन्य जीव सहर्ष स्वीकार करते तथा उसके अनुरूप अपनी गतिविधियों का तालमेल बिठाते हैं। मनुष्य ही है जो सदा अनुकूल परिस्थितियों में ही बना रहना चाहता है तथा प्रतिकूल में समायोजन नहीं कर पाता। सृष्टि की इस अनिवार्य प्रक्रिया एवं तथ्य को स्वीकार करना ही विवेक संगत है। तटस्थता, स्थिरता तो मृत्यु का परिचायक है, परिवर्तनशीलता जीवन का। कालचक्र में बंधी इस परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार करने, उसके अनुरूप अपनी गतिविधियों का निर्धारण करने से ही संतुष्ट बना रहा जा सकता है।